500 किलोमीटर दूर है वो, 300 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर एक स्कूल को टीन शेड में चला रहे हो, वहां दीवार पे कलई काला रंग पोत के उसको कह रहे हो वो स्कूल है। क्या मजाक कर रहे हो आप लोग। और 21 साल हो गए, इसीलिए तो लोगों ने उत्तराखंड बनाया था। क्यों चाहते थे लोग अपना अलग राज्य बने, क्यों चाहते थे कि भाई लोग वो हमारी एक अलग अस्मिता बने। खाली कोई ईगो प्रॉब्लम थोड़ी होता है इन चीजों के लिए। लोग अपनी फैसिलिटी चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भाई लखनऊ से जो स्कूल हमारे यहाँ नहीं आ पाया, कम से कम देहरादून से आ जाएगा, उत्तराखंड की अपनी राजधानी से निकल के आ जाएगा। नहीं निकल के आ पाया अभी तक। देवभूमि उत्तराखंड को कहते हैं। आप यहाँ पर फ्री बिजली, फ्री आपने अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि गारंटी महिलाओं को भी दे रहे हैं, 1000 रुपए उनको मिलेंगे। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी क्या फ्रीबी वाली राजनीति करना चाहती है। आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तो कोई स्कीम लेकर आए नहीं, आप उन्हें कह रहे हैं 1000 रुपए दे देंगे, हमें वोट दे दीजिए। देखिए, जनता के टैक्स के पैसे से दो ही काम हो रहे हैं देश में। एक तरफ दिल्ली में है जहां जनता के लिए काम हो रहा है, एक तरफ बाकी उत्तराखंड जैसी जगह है, बाकी जगह है जहां पे नेता अपने मंत्रियों के जेब में, नेताओं की जेब में पैसा जा रहा है। जनता के टैक्स का पैसा सरकार के पास तो है, अब उसे या तो नेता चोरी कर लें, नेता अपने घर का बिजली का बिल जीरो ले लें, या फिर जनता के घर का बिजली का बिल जीरो आ जाए। तो जिसको आप फ्री भी कहते हो, मैं कहता हूं वही टैक्स की सही कीमत अदा करना है। जनता टैक्स देती किस लिए है? जनता टैक्स मंत्रियों के बिजली के बिल भरने के लिए थोड़ी देती है। जनता इसलिए देती है भाई मेरे लिए बिजली का इंतजाम करो, मेरे लिए स्कूल का इंतजाम करो। आप कहेंगे नहीं नहीं उसके लिए तो हम पैसे लेंगे, अब वो फ्री भी हो जाएगा अगर हम फ्री में देंगे तो। ऐसे थोड़ी होता है। लोग इसीलिए काम देते हैं, वोट देते हैं, इसीलिए टैक्स देते हैं। आप टैक्स के पैसे से सरकार अगर जनता के लिए काम करे, उसको बोलो फ्री भी दे रहे हो। ये फ्री थोड़ी है। फ्री तो ये है जो लूट के ले जाता है जनता के टैक्स का पैसा, फ्री वो है। हम उसको फ्री को बंद करते हैं। उत्तराखंड की जो जनता है, उत्तराखंड का जो एक एक व्यक्ति है, उसके ऊपर कई हजार रुपए का, अगर मैं इसको सिर्फ सिंप्लीफाइड टर्म्स में कहूं तो उसके ऊपर लोन है। सरकारी आंकड़े जो बताते हैं कि उत्तराखंड की जो इकोनॉमिक हालत है वो बहुत अच्छी है नहीं। अगर इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है और दिल्ली से 6 गुना बड़ा स्टेट है, उसी स्टेट में आके आप जो फ्री बिजली का और जो बाकी चीजों का आप जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा कैसे करेंगे? इकोनॉमिक्स कहां से आएगी? समझा तो दीजिए जनता को। उत्तराखंड में सरकार के ऊपर जो लोन है वो इसलिए क्योंकि वहां के नेताओं ने बेईमानी की है। वहां के नेता इस काबिल नहीं थे। अभी तक की जो सरकारें रही उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। 2015 में दिल्ली भी घाटे में चल रही थी, दिल्ली के ऊपर भी बहुत वो था, दिल्ली की सरकार भी घाटे का बजट पेश करती आई थी। लेकिन 2015 से लेकर 2030 के बाद तक 2020 तक आप देख लीजिए किस तरह से दिल्ली में सीएजी ने माना है कि भाई दिल्ली देश की एकमात्र सरकार है जो सरप्लस बजट में चलती है, रेवेन्यू सरप्लस में चलती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की योग्यता की एक परख होती है। आज उत्तराखंड में ऐसी सरकार नहीं है, ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उत्तराखंड में हो नहीं सकता। उत्तराखंड के लोग टैक्स नहीं देते क्या? उत्तराखंड में इतने संसाधन है जितने दिल्ली में नहीं है। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से इतना 25,000 करोड़ रुपए मिलता है, दिल्ली सरकार को तो हर साल 325 करोड़ रुपए मिलता है। उत्तराखंड में जितने रेवेन्यू, लैंड, हमारे यहाँ तो लैंड डेवलपमेंट का पैसा भी डीडीए ले जाता है जो केंद्र सरकार के पास में जाता है। उत्तराखंड में सारा का सारा लैंड डेवलपमेंट का पैसा उत्तराखंड सरकार के पास में आता है। तो लैंड रेवेन्यू की कमी नहीं है। पैसा इकट्ठा करने में बेईमानी है और फिर पैसा खर्च करने में बेईमानी है। दिल्ली में अगर आप दिल्ली मॉडल करें तो दिल्ली का असली मॉडल यह है कि पैसा इकट्ठा, जो जनता टैक्स देती है उसको इकट्ठा करने में चोरी रोकी गई और उसके खर्च करने में चोरी रोकी गई। इससे जो पैसा बना, इससे जो पैसा बचा, उसको फिर जनता के वेलफेयर पे लगाया गया, जनता के डेवलपमेंट पे लगाया गया। मनीष जी, आपकी पार्टी ने यहां पर दावा किया कि 1 लाख युवकों को नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि इतनी नौकरी तो आप दिल्ली में नहीं दे पाए, तो सिर्फ चुनावी वादे करने आए हैं उत्तराखंड में। दिल्ली में दिल्ली सरकार ने जितनी नौकरियां दी हैं अभी तक कांग्रेस और बीजेपी मिलकर भी नहीं दे पाए। 57,000 पद खाली पड़े हैं और नौकरियां यहां पर, आपको पता है हम किस तरह से सर्विस मैटर्स का केस लड़ रहे हैं एलजी के साथ में, केंद्र सरकार के साथ में, जो नौकरियां देना, ट्रांसफर पोस्टिंग। लेकिन वहां पर 57,000 नौकरियां खाली पड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अभी उत्तराखंड की सत्ता में बैठी है, उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था कि 6 महीने के अंदर हम सारी नौकरियां भर देंगे। 6 महीने छोड़ दीजिए, 5 साल हो गए और भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि उन्होंने काम नहीं किया। जनता भी जानती है और भारतीय जनता पार्टी खुद भी जानती है कि उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया। इसीलिए तो 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का अपना आत्मविश्वास इतना टूटा हुआ है, उनको पता है कि जनता के लिए कोई काम नहीं किया उनकी सरकारों ने। चलो मुख्यमंत्री बदल के थोड़ा सा लिपापोती कर लेते हैं। अब वो लिपापोती के खेल को जनता समझ चुकी है।
आपने दिल्ली के अंदर ये बात कही थी कि दिल्ली के जैसे जब कोरोना का टाइम था कि जो अस्पताल हैं उसमें दिल्ली के लोगों के लिए 80% तक का रिजर्वेशन होना चाहिए, उन लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में मैं देख रहा था कि जनता बार बार ये बात कह रही है, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़े स्ट्रिक्ट डोमिसाइल लॉज हैं, बाहर से आके कोई जमीन नहीं खरीद सकता, उस मांग को लेकर आपकी पार्टी का क्या रुख है? क्या आप इसका समर्थन करते हैं? उत्तराखंड में जमीन को लेकर आपका प्रश्न समझ नहीं आया मुझको। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से हिमाचल के अंदर कानून है कि कोई बाहर से आके वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता, दिल्ली में भी आपने एक बार बात करी थी कि जो यूनिवर्सिटी है और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। उत्तराखंड की जनता भी इस बात की लगातार मांग कर रही है कि उत्तराखंड के अंदर भी ऐसे कानून बनने चाहिए कि कोई भी बाहर से आके यहां पे जमीन ना खरीद सके। क्या आप इस तरीके की मांग का समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में या किसी भी राज्य में अगर वहां के टैक्स पेयर के पैसे से कोई काम हो रहा है तो सबसे पहले उनके टैक्स पेयर, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उस राज्य के वेलफेयर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए होना चाहिए। अगर संसाधनों से कोई पैसा आ रहा है तो सबसे पहले वहां के लोगों के संसाधनों के विकास पे लगना चाहिए, वहां के लोगों के रोजगार पे लगना चाहिए। बिल्कुल जायज क्वेश्चन है लोगों का। लेकिन मनीष जी, आपको नहीं लगता कि इस तरीके की अगर मांग उठेगी और फिर बाकी राज्य भी यही बात करते रहेंगे तो देश के अंदर जो फेडरल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं उसके ऊपर एक चोट पहुंचेगी? अगर हर राज्य में यही बात होती रहेगी कि हम बाहर से कोई जमीन नहीं खरीद सकता, तो जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोगों को गारंटीज दी गई हैं वो गारंटीज तो पीछे रह जाएंगी। नहीं, जमीन नहीं खरीद सकता एक सवाल है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके क्या कानून हैं, उसके क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो क्वेश्चन पे नहीं है। मेरा विचार जिसके आपने पूछा सिर्फ इतना है कि लोग टैक्स देते हैं कि भाई लोग, सरकार हमारे वेलफेयर पे काम करे, और खासतौर से राज्य सरकारों को जो टैक्स देते हैं वो तो इसीलिए देते हैं। लोग फिर केंद्र सरकार को भी टैक्स देते हैं कि भाई पूरे देश के वेलफेयर के लिए काम करें, केंद्र सरकार उसमें से फिर राज्यों को पैसा देती है। तो राज्यों का टैक्स जो अपनी राज्य सरकार को लोग दे रहे हैं कि भाई हमारे वेलफेयर के लिए काम करो, राज्य के जो संसाधन है जिनसे कोई रेवेन्यू जनरेट होता है या जिनसे कुछ अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है, वो राज्य के लोगों के काम आनी चाहिए सबसे पहले। अगर उनके लोगों के लिए काम नहीं आएंगे तो फिर कहाँ के लोगों के लिए काम आएंगे? पहले मनीष जी, जो चुनाव इस वक्त चल रहा है उसमें आप सबसे बड़ी कंपटीशन किसको मानते हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? कांग्रेस कहती है ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कह रही है ये कांग्रेस को फायदा देने आई है। किसकी बी टीम है आम आदमी पार्टी? हम जनता की बी टीम है। जनता कहती है स्कूल बनाओ, हम स्कूल बना देते हैं। जनता कहती है भाई हमारे लिए बिजली सस्ती करो, हम बिजली सस्ती कर देते हैं। जनता कहती है, आज केजरीवाल जी ने 4 गारंटी दी है उत्तराखंड के लिए। केजरीवाल जी की जो टीम है वो जनता की बी टीम है, वो ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। कांग्रेस अपनी, अभी हरीश रावत जी को भी मैं सुन रहा था, कांग्रेस आपस में पहले तय कर ले कि भाई वो चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, कैसे लड़ रही है, पंजाब में कैसे लड़ रही है, उत्तराखंड में कैसे लड़ रही है। कांग्रेस अपनी इनफाइटिंग से लड़ ले। भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है इस बात को कि जनता बहुत नाराज है उससे। एक तरफ जहां जी आजिज होके उसको इसका आगाह होके उन्होंने अपने 3 बार मुख्यमंत्री बदले हैं। जी, मैं वही सवाल पे आ रहा था कि एक तरफ जहां बीजेपी ये तय नहीं कर पाती कि पूरी टर्म उनका कौन मुख्यमंत्री निकालेगा, शायद उनके हर विधायक को लगता होगा उनका नंबर कभी भी आ सकता है। कांग्रेस पार्टी में तय नहीं हो पा रहा चेहरा कौन बनेगा, लेकिन जनता उत्तराखंड में उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल कैंडिडेट नहीं दिया। सुनने में ये भी आया कि हरीश रावत के लिए भी एक वक्त आम आदमी पार्टी के दरवाजे खुले थे। कर्नल कोडियाल कॉम्प्रोमाइज हैं क्या? आप ये देखिए कि कर्नल कोटियाल साहब से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा और ज्यादा काम करने वाला, ज्यादा विश्वसनीय चेहरा जिस पे गर्व किया जा सके आज कांग्रेस और बीजेपी के पास है, तो बताइए। कर्नल कोटियाल साहब जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने उत्तराखंड में खून पसीना एक बहा के किया, उन्होंने कुछ ना होते हुए युवाओं के लिए इतना किया, युवाओं को इतने रोजगारों की व्यवस्था की, उनसे ज्यादा उत्तराखंड की जनता के लिए कौन सोचता होगा? और उत्तराखंड की जनता उनसे ज्यादा किसको प्यार करती होगी? आप सोच के देखिए। कांग्रेस के पास कौन सा ऐसा नेता है जो कर्नल कोटियाल के सामने लोकप्रियता के मामले में, जनता के लिए काम करने के मामले में खड़ा हो सकता है? और बीजेपी के पास कौन सा है, आप बता दीजिए। मनीष जी, कर्नल कोडियाल को चुनने का कारण ये तो नहीं था कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी जो वोटरों की आबादी है वो चाहे फौज के परिवार में अभी काम करते हो या
पूर्व फौजी हों, एक बड़ा वोट बैंक के तौर पर आम आदमी पार्टी साधना चाहती थी। इस वजह से कर्नल कोडियाल को चेहरा बना दिया गया। कर्नल कोटियाल साहब सिर्फ फौजी नहीं है, उत्तराखंड के ऐसे बेटे हैं वो जिन्होंने उत्तराखंड को के पुनर्निर्माण में किसी राजनीतिक पार्टी में न रहते हुए, किसी राजनीतिक पद पे न रहते हुए जो भूमिका निभाई। आज उत्तराखंड का हर आदमी, फौजी नॉन फौजी, दिल्ली में रहने वाला, दिल्ली से बाहर, मेरी अपनी विधानसभा में कर्नल कोटियाल साहब इतने पॉपुलर हैं। अभी 2 दिन पहले आए तो वहां से कई लोग मुझे कहने लगे साहब कर्नल कोटियाल साहब आए, हमको भी मिलवा दीजिएगा। आप सोचिए कितने पॉपुलर व्यक्ति हैं। वो सिर्फ फौजियों के बीच पॉपुलर नहीं है, वो हर आदमी के बीच पॉपुलर है। ऐसा तो नहीं कि अगली बार उनको दिल्ली से चुनाव लड़वा दें, आप इतने पॉपुलर हैं तो?